कहानी की शुरुआत टोक्यो के एक कैफे से हुई, जहां 3 जापानीज स्कूल गर्ल्स बैठकर बिल्कुल नॉर्मल बातें कर रही हैं। सब कुछ शांत था। तभी उनमें से एक लड़की को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे पीछे से किसी ने उसके बालों को छू लिया हो। वो थोड़ा चौंकी, इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वो अपनी दोस्त का फोन देखने लगी, लेकिन अगले ही पल फोन की स्क्रीन अचानक बंद हो गई। उस काली बंद स्क्रीन पर एक अजीब सा रिफ्लेक्शन उभरा, एक मर्द का चेहरा, धुंधला मगर बेहद डरावना। वो घबराकर तुरंत पलटी, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। इसके बाद सीन एक पार्क में शिफ्ट हुआ। वहां एक बिजनेसमैन अकेला बैठकर शराब पी रहा था, अपनी ही दुनिया में डूबा हुआ। जैसे ही उसने बॉटल डस्टबिन में फेंकी, उसे पास में एक आदमी खड़ा दिखाई दिया, लेकिन अगले ही पल वो आदमी गायब हो गया, जैसे वहां कभी था ही नहीं। बिजनेसमैन ने इसे लेकर ज्यादा नहीं सोचा और वहां से निकलकर लिफ्ट में चला गया। लेकिन जैसे ही वो लिफ्ट में अकेला हुआ, वही आदमी अचानक उसके पीछे आ गया। इसके बाद जब हम उस बिजनेसमैन को दोबारा देखते हैं तो उसकी हालत पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं थी, जैसे अंदर से कोई चीज खाली हो गई हो। दूसरी तरफ एक ट्रक ड्राइवर बाथरूम में फेस वॉश कर रहा था। जैसे ही उसने मिरर में अपना चेहरा देखा, एक पल के लिए उसका चेहरा बदल गया। ये फिल्म का पहला बड़ा संकेत है कि जो कुछ भी हो रहा है वो किसी एक इंसान तक सीमित नहीं है। बहुत से अलग अलग लोग किसी अनदेखी ताकत की चपेट में आ चुके हैं। कुछ देर बाद वही ट्रक ड्राइवर अपनी गाड़ी लेकर एक सुनसान सड़क से गुजर रहा था। सड़क बिल्कुल खाली थी, लेकिन तभी अचानक ट्रक के नीचे एक आदमी आ गया। ड्राइवर नीचे उतरा और जब उसने ट्रक के नीचे देखा तो उसकी हालत खराब हो गई। ट्रक के नीचे वही आदमी पड़ा है जिसका चेहरा उसने कुछ देर पहले बाथरूम के मिरर में देखा था। तभी उसे एहसास हुआ कि अंधेरे में चारों तरफ से बहुत सारे लोग उसे देख रहे हैं। और यहाँ एक बात साफ कर दूं, ये कोई नॉर्मल लोग नहीं है। ये सब स्पिरिट्स या पुरानी यादों से बने हुए कर्स स्पिरिट्स हैं। ट्रक के नीचे आया हुआ आदमी भी एक स्पिरिट था और बिजनेसमैन को लिफ्ट में दिखाई देने वाला भी एक स्पिरिट ही था। यानी फिल्म की शुरुआत से ही ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कोई पुरानी, भूली हुई और बेहद खतरनाक सुपरनैचुरल ताकत धीरे धीरे वापस लौट रही है। इसके बाद फिल्म हमें एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर से मिलाती है, इकुओ मात्सुमुरा, जो एक मूवी डायरेक्टर है। वो एक नई फिल्म पर काम कर रहा है जिसका टाइटल है मेमोरीज। उसकी फिल्म एक रियल लाइफ मास मर्डर केस पर बेस्ड है जो 35 साल पहले हुई थी। उस इंसिडेंट में एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ने एक होटल में कुल 11 लोगों की हत्या कर दी थी। होटल का नाम था कांको होटल। तभी उसके पीछे कहीं से एक ऑरेंज बॉल टप्पा खाने लगी। ये बॉल वहां कहां से आई, ये आगे पता चलेगा। खैर, वो बॉल बाउंस होती हुई मात्सुमुरा के घर से सीधे होटल के एक पर्टिकुलर रूम की तरफ चली गई। वो रूम था रूम 227। वहां एक डस्टी और बंद अलमारी के अंदर एक पुरानी और अजीब सी डॉल रखी थी। तभी उस डॉल की एक आंख अचानक अंदर धंस गई और उसके होंठ हिलने लगे। उसके अंदर से एक आवाज निकली जिसका मतलब था, हम हमेशा हमेशा साथ रहेंगे। इसके बाद हम ऑडिशन हॉल में पहुंचते हैं जहां मात्सुमुरा और उसका प्रोड्यूसर अपनी फिल्म के लिए एक्टर्स के ऑडिशंस ले रहे थे। वहां एक लड़की आई हुई है जिसका नाम है यूका मोरिता। यूका ने बताया कि उसे हॉरर फिल्म्स पसंद नहीं, लेकिन वो किसी मर्डर विक्टिम का रोल जरूर करना चाहती है। उसने आगे बताया कि उसे अपनी प्रीवियस लाइफ याद है और उस लाइफ में उसकी हत्या हुई थी, इसीलिए वो उस एक्सपीरियंस को अपनी एक्टिंग में उतारना चाहती है। उसने ये भी बताया कि उस पिछले जन्म में उसे गला दबाकर मारा गया था और उसके गले पर जन्म से एक बर्थ मार्क है जिसे वो अपनी पास्ट लाइफ डेथ का निशान मानती है। यूका सिर्फ ड्रामा नहीं कर रही थी, उसे सच में बिलीव है कि उसके अंदर किसी दूसरी जिंदगी की मेमोरीज जिंदा हैं। यहीं पर फिल्म की मेन कैरेक्टर नागिसा सुगिउरा से मिलवाया जाता है। नागिसा एक नई एक्ट्रेस है, थोड़ी रिजर्व्ड, ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं, लेकिन उसके बारे में कुछ ऐसा था जिसकी वजह से मात्सुमुरा की नजर उस पर टिक गई। अब मात्सुमुरा को वो जानी पहचानी क्यों लग रही है, इसका जवाब फिल्म के एंड में मिलेगा। ऑडिशन के बाद नागिसा अपने एजेंट मुराकावा के साथ सबवे में जा रही थी। तभी उसे प्लेटफॉर्म पर एक छोटी बच्ची दिखाई दी। उस बच्ची के हाथ में वही डॉल है जो रूम 227 की बंद अलमारी में पड़ी थी, लेकिन अब उसकी आंख ठीक दिखाई दे रही है। जैसे ही नागिसा की नजर हटी, वो बच्ची उसके बेहद करीब पहुंच गई। फिर भीड़ में धक्का लगा और वो बच्ची मेट्रो के साइड वाले गैप में गिरती हुई दिखी। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि वो कोई नॉर्मल बच्ची नहीं है, वो एक स्पिरिट है और उस वक्त सिर्फ नागिसा ही उसे देख पा रही है। उधर रात में मात्सुमुरा उस बॉक्स को चेक कर रहा था जो उसे किलर प्रोफेसर की वाइफ से मिला है। तभी उसके दिमाग में नागिसा का ख्याल आया और वो उसका रेज्यूमे देखने लगा। उसी दौरान उसके पीछे वही छोटी बच्ची की स्पिरिट दिखाई दी। वो स्पिरिट वहां से निकली और सीधे नागिसा के रूम में पहुंच गई। नागिसा को भी कमरे में उसकी प्रेजेंस महसूस हुई। वो उठकर देखने गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली सुबह मुराकावा नागिसा से मिलने आया और उसके पास में एक स्क्रिप्ट है जो मात्सुमुरा ने डायरेक्टली नागिसा के लिए भेजी है, यानी नागिसा को रोल मिल चुका है। मुराकावा ने उसे बताया कि ये फिल्म एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है,
एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ने होटल में अपनी फैमिली समेत होटल के स्टाफ और गेस्ट्स की बेरहमी से हत्या कर दी थी। कुल 11 लोग मारे गए थे और आखिर में उस प्रोफेसर की भी मौत हो गई। इधर उस प्रोफेसर की वाइफ भी वही स्क्रिप्ट पढ़ रही थी जो मात्सुमुरा ने भेजी है। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भर आईं। वो उस पूरे इंसिडेंट से बचने वाली एकमात्र इंसान है। उसके अपने पति ने उसके दोनों बच्चों को बेरहमी से मार दिया था। सेम टाइम घर आने के बाद नागिसा ने भी स्क्रिप्ट पढ़नी शुरू की, लेकिन स्क्रिप्ट पढ़ते ही उसके साथ कुछ अजीब हुआ। अचानक उसके सामने वही होटल दिखाई देने लगा। वो उस स्ट्रेंज स्टेट में थी ही कि अचानक डोरबेल बजी। वो उस विजन से बाहर आई, दरवाजे के पास गई और पूछा कि कौन है। बाहर से कोई जवाब नहीं आया। जब उसने पी फोल से झांका तो उसे कुछ लोगों की स्पिरिट्स दिखाई दी। वो इतना डर गई कि डोर खोलने की हिम्मत तक नहीं हुई। अगले दिन पूरी कास्ट और क्रू एक जगह इकट्ठा हुई। प्रोड्यूसर यामानाका ने सबका इंट्रोडक्शन करवाया और फिर मात्सुमुरा ने अपनी फिल्म के बारे में बात की। उसने बड़े शांत तरीके से बताया कि इस फिल्म में मर्डरर कभी भी स्क्रीन पर साफ नहीं दिखेगा, वो हमेशा डार्कनेस में रहेगा। फिल्म का पूरा फोकस विक्टिम्स पर होगा, उन लोगों पर जो अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद सभी एक्टर्स के रोल्स अनाउंस हुए। किसी को होटल का डेस्क क्लर्क बनाया गया, किसी को गेस्ट, किसी को मेड का रोल दिया गया। तभी मात्सुमुरा ने नागिसा सुगिउरा का नाम पुकारा। नागिसा को रोल मिला 6 साल की बच्ची चिसातो ओमोरी का। सभी 11 विक्टिम्स में चिसातो सबसे आखिर में मारी गई थी और यही वो बच्ची है जिसकी स्पिरिट नागिसा को बार बार दिखाई दे रही है। यानी जिस बच्ची से वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं मिली, उसी से एक अजीब अनदेखा कनेक्शन उसके अंदर बन रहा था। कुछ देर बाद स्टूडियो में होटल का एक डिटेल्ड मिनिएचर मॉडल लाया गया। सेट को बिल्कुल उसी होटल जैसा बनाने की प्लानिंग है। नागिसा जब उस मॉडल को देख रही थी तभी अचानक उसके आसपास मौजूद सभी लोग गायब हो गए और वो खुद को कांको होटल के ठीक सामने खड़ी पाती है। गेट के पास उसे वही चिसातो वाली डॉल पड़ी दिखाई देती है। वो अभी उसे देख ही रही थी कि पीछे से किसी के आने की आवाज सुनाई दी। नागिसा डरकर होटल के अंदर चली गई। दूसरी तरफ से एक और लड़की आई जिसका नाम है यायोई किनोशिता। उसने वो डॉल उठाई और अचानक उसके पीछे कुछ शैडोज दिखाई दिए। वो घबराकर चौंकी और उसी मोमेंट में उसकी आंख खुल गई। असल में वो क्लासरूम में बैठी थी और लेक्चर चल रहा था। यानी नागिसा और यायोई दोनों किसी तरह एक ही होटल और एक ही घटना से जुड़े ड्रीम्स देख रही हैं और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं लग रहा। यहीं से फिल्म यायोई की अलग स्टोरी लाइन इंट्रोड्यूस करती है। यायोई एक कॉलेज स्टूडेंट है, क्यूरियस और थोड़ी अनसेटल्ड। उसका एक दोस्त है काजुया और दोनों प्रोफेसर कावाशिमा की क्लास में थे, जहां प्रोफेसर रीइंकार्नेशन और पिछले जन्म के बारे में लेक्चर दे रहे हैं। प्रोफेसर ने एक टर्म एक्सप्लेन किया, क्रिप्टोमनीशिया फिनोमिनॉन। इसका मतलब ये है कि कभी कभी किसी इंसान को ऐसी मेमोरीज महसूस होती हैं जो उसने वास्तव में एक्सपीरियंस नहीं की होती। वो किसी भूली हुई मेमोरी का हिस्सा हो सकती हैं जिसे ब्रेन किसी दूसरे फॉर्म में सामने ले आता है। यानी प्रोफेसर बेसिकली रीइंकार्नेशन की मेमोरीज को साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन करके सुपरनैचुरल पॉसिबिलिटी को डिसमिस कर रहा है। लेक्चर के बाद यायोई ने काजुया को बताया कि उसे बचपन से एक ही होटल का सपना आता है, एक ऐसा होटल जिसकी रूफ ट्रायंगुलर और रेड कलर की है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो कभी उस होटल में गई ही नहीं। उसने अपने पेरेंट्स से भी पूछा, पुराने एल्बम्स में फोटोज ढूंढी, लेकिन कहीं कोई कनेक्शन नहीं मिला। फिर भी वही सपना बचपन से बार बार उसके सामने आता रहा है। एनीवेज, इधर फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी थी। नागिसा का एक इंटेंस सीन शूट हो रहा है और मात्सुमुरा उसे लगातार गाइड कर रहा है। तभी नागिसा को अचानक कुछ महसूस हुआ। वो पीछे मुड़ी और उसे प्रोफेसर ओमोरी की स्पिरिट दिखाई दी। उसे देखते ही नागिसा इतनी जोर से चीखी कि उसकी आवाज पूरे सेट पर गूंज गई और अगले ही पल वो बेहोश होकर गिर पड़ी, जिसके बाद नागिसा फिल्म छोड़ने वाली थी। पर मुराकावा ने उसे समझाया कि यह फिल्म उसके करियर के लिए बहुत बड़ा मौका है और इसे छोड़ना ठीक नहीं होगा। इसी दौरान उसने बताया कि अब पूरी कास्ट और क्रू को उस असली होटल में जाना होगा, क्योंकि मात्सुमुरा चाहता है कि सभी एक्टर्स रियल लोकेशन से इंस्पिरेशन लें। नागिसा डर गई। उसने मुराकावा को बताया कि स्क्रिप्ट मिलने के बाद से उसके साथ लगातार अजीब चीजें हो रही हैं। उसे होटल के ड्रीम्स आते हैं, उसे चिसातो दिखाई देती है और उसे ऐसा लगता है जैसे वो उस बच्ची की रीइंकार्नेशन है। मुराकावा ने इस बात को मजाक में लिया। उसने नागिसा को समझाया कि अगर वो सच में चिसातो की रीइंकार्नेशन भी हो तो भी इसका मतलब ये नहीं कि उसे उसी होटल में दोबारा मारा जाएगा। सब लोग उसके साथ होंगे, कोई खतरा नहीं। आखिरकार मुराकावा ने नागिसा को किसी तरह मना लिया। अगले दिन पूरी कास्ट और क्रू बस से उस टाउन की तरफ निकली जहां कांको होटल मौजूद है। वो टाउन लगभग सुनसान था। उस इंसिडेंट के बाद लोगों ने वहां रहना छोड़ दिया है। बाहर से होटल उतना स्कैरी नहीं लगता, लेकिन जैसे ही पूरी टीम अंदर गई, एटमॉस्फेयर पूरी तरह बदल गया। मात्सुमुरा ने सभी एक्टर्स को होटल के उन एग्जैक्ट स्पॉट्स पर लाई डाउन करवाया जहां 35 साल पहले विक्टिम्स की बॉडीज मिली थी। असिस्टेंट उनकी फोटोग्राफ्स लेने लगा, लेकिन जैसे जैसे फोटोज लिए जा रहे थे
नागिसा को एक्टर्स की जगह असली मरे हुए लोग दिखाई देने लगे। होटल में उन विक्टिम्स की स्पिरिट्स भी दिखाई दी। वो बुरी तरह डर गई और खुद को फ्रेश करने के लिए बाथरूम में चली गई। लेकिन बाथरूम से बाहर निकलते ही उसके सामने एक बिल्कुल अलग दुनिया थी। वही होटल, लेकिन 35 साल पहले का। फर्श पर खून के निशान थे। नागिसा उन निशानों को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ गई। वहां उसे एक छोटा लड़का दिखाई दिया। उसकी टांग से खून बह रहा था और वो लड़खड़ाते हुए चल रहा था। तभी उसके हाथ से उसकी ऑरेंज बॉल नीचे गिरी और बॉल बाउंस होती हुई प्रेजेंट टाइमलाइन में चली गई और प्रेजेंट में मात्सुमुरा ने उसे उठा लिया। उसी पास्ट टाइमलाइन में नागिसा के सामने प्रोफेसर ओमोरी आया। उसके चेहरे पर पागलपन साफ दिखाई दे रहा है। उसके एक हाथ में कैमरा था जिससे वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है और दूसरे हाथ में नाइफ। ओमोरी ने अपने घायल बेटे यूया को पकड़ा और उसके शरीर में नाइफ घोंप दी। नागिसा ये देखकर डर के मारे वहां से भागी और सीधे रूम 227 में जाकर छिप गई। लेकिन प्रोफेसर ओमोरी उसका पीछा करते हुए रूम 227 तक पहुंच गया। नागिसा ने जल्दी से पास के क्लोजेट के अंदर खुद को छिपा लिया। बाहर से ओमोरी के कैमरा की आवाज सुनाई दे रही थी। वो अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। तभी ओमोरी ने क्लोजेट का दरवाजा खोल दिया। नागिसा डरकर दूसरी तरफ भागी और तभी दूसरी तरफ का डोर खुला। लेकिन इस बार सामने ओमोरी नहीं, मात्सुमुरा खड़ा था। नागिसा वापस प्रेजेंट में आ चुकी थी। सब कुछ नॉर्मल था। वो क्लोजेट से बाहर निकली लेकिन पूरी तरह शेकन थी। मात्सुमुरा ने उसे बताया कि यही वो रूम है जहां चिसातो की हत्या हुई थी। यानी जिस बच्ची का रोल नागिसा निभा रही है उसकी मौत इसी कमरे में हुई थी। दोस्तों, इसके बाद कहानी यायोई और काजुया की तरफ गई। दोनों किसी का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां यूका आई। काजुया ने यायोई की मदद के लिए उसे बुलाया था। यूका यायोई को लाइब्रेरी में ले गई और उसे कुछ पुराने न्यूज़पेपर आर्टिकल्स दिखाए। उन आर्टिकल्स में उस मेड की फोटो थी जिसे प्रोफेसर ओमोरी ने लटका कर मारा था। यूका ने उस फोटो को देखते हुए कहा कि वो पिछले जन्म में वही मेड थी। उसके गले पर मौजूद बर्थ मार्क भी उसी डेथ से जुड़ा हुआ है। तभी यूका को फोन आया और वो लाइब्रेरी के एक कोने में जाकर बात करने लगी। लेकिन उसे ऊपर से चिसातो की डॉल देख रही थी। अचानक कुछ बुक्स नीचे गिरी। यूका ने फोन रखा और उन बुक्स को शेल्फ में लगाने लगी। तभी उसे कुछ लोगों की स्पिरिट्स दिखाई दी। उन स्पिरिट्स ने यूका को पकड़कर ऊपर उठा लिया और अपने साथ ले गईं। इधर यायोई को न्यूज़पेपर से पता चला कि मर्डरर का नाम नोरिहिसा ओमोरी था और उसकी वाइफ आयुमी ओमोरी ही उस पूरे इंसिडेंट की एकमात्र सर्वाइवर है। यायोई को शॉक लगा क्योंकि जिस होटल को वो बचपन से सपने में देखती आ रही है वही होटल इस मैसेकर की जगह है। वो ये बात यूका को बताने गई लेकिन यूका वहां नहीं थी। इसके बाद नागिसा को एक और स्ट्रेंज ड्रीम आया। उसे वही विलेज दिखाई दिया जो होटल के नीचे बसा हुआ था। तभी वही छोटी बच्ची चिसातो उसके सामने आई। चिसातो ने धीरे से नागिसा का हाथ थाम लिया और वही बात कही जो पहले भी सुनाई दी थी, हम हमेशा साथ रहेंगे। नागिसा अचानक चौंक कर उठी, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो वो अपने कमरे में नहीं थी, वो रूम 227 में थी। तभी क्लोजेट के अंदर से आवाज आने लगी। क्लोजेट धीरे धीरे खुला और उस घुप अंधेरे में से चिसातो और उसकी डॉल का चेहरा उभर कर सामने आया और फिर वही आवाज गूंजी, हम हमेशा साथ रहेंगे। फिर अचानक सीन बदला और नागिसा खुद को अपने कमरे में पाती है। वो प्रेजेंट में वापस आ चुकी थी। उसने कांपते हुए अपनी चादर हटाई और उसके नीचे जो था उसे देखकर उसकी सांस अटक गई। चादर के नीचे प्रोफेसर ओमोरी का पुराना 8 मिलीमीटर कैमरा रखा था। दोस्तों, यहाँ तक आते आते फिल्म इतनी लेयर्स में उलझ चुकी है कि समझना मुश्किल हो रहा है कि पास्ट कहाँ खत्म होता है और प्रेजेंट कहाँ शुरू। लेकिन एक बात साफ थी कि 35 साल पहले जो कुछ उस होटल में हुआ था वो अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, जिनके जवाब हमें फिल्म के आखिरी हिस्से में मिलेंगे। इसके बाद नागिसा मात्सुमुरा के पास गई और पूछा कि वो आखिर ये फिल्म क्यों बनाना चाहता है। मात्सुमुरा ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने उल्टा नागिसा से पूछा कि वो उस रूम में क्यों थी। उसकी बात से एक हिंट मिलता है कि इस इंसिडेंट से जुड़े सभी लोग किसी न किसी तरह फेट के कारण उसी जगह तक वापस खींचे चले आ रहे हैं। उधर यायोई उस एकमात्र सर्वाइवर आयुमी ओमोरी से मिलने गई ताकि लगातार आने वाले ड्रीम्स का कोई हल ढूंढ सके। उसने आयुमी को वो ड्राइंग दिखाई जो उसने बचपन में बनाई थी। आयुमी उस ड्राइंग को देखकर हैरान रह गई क्योंकि उसकी अपनी बेटी चिसातो भी बचपन में बिल्कुल इसी तरह की ड्राइंग्स बनाया करती थी। इसके बाद आयुमी ने प्रोफेसर ओमोरी की पुरानी नोटबुक निकाली। उसमें उसकी रिसर्च लिखी हुई है। ओमोरी का सवाल था कि इंसान कहाँ से आता है और मरने के बाद कहाँ जाता है। क्या बॉडी के मरने के साथ मेमोरीज और कॉन्शियसनेस भी खत्म हो जाती हैं या सोल बॉडी से अलग होकर किसी दूसरी बॉडी में वापस लौट आती है। उसकी थ्योरी थी कि ह्यूमन बॉडी सिर्फ एक वेसल है और सोल इमॉर्टल है।
इसी बातचीत के दौरान आयुमी ने बताया कि न्यूज़पेपर्स ने उसके पति को पागल कहा और वो भी यही मानना चाहती थी। लेकिन जब उसने उसकी नोटबुक पढ़ी तो उसे एहसास हुआ कि ओमोरी सिर्फ पागल नहीं था, वो एक ऑब्सेस्ड रिसर्चर था जो अपनी थ्योरी को किसी भी कीमत पर प्रूव करना चाहता था। इधर मुराकावा ने नागिसा को प्रोफेसर ओमोरी के कैमरा की फिल्म दी। नागिसा ने ही वो फिल्म डेवलप करवाने के लिए दी थी और मुराकावा को खुद नहीं पता था कि उसमें आखिर क्या रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन क्यूरियोसिटी की वजह से उसने नागिसा से पहले उसे देखने का फैसला किया। अब फिल्म का असली क्लाइमैक्स शुरू होता है और यहाँ एक साथ 3 अलग अलग घटनाएं चलती हैं। एक तरफ स्टूडियो में नागिसा की शूटिंग चल रही है, दूसरी तरफ मुराकावा घर पर बैठकर ओमोरी का पुराना फुटेज देख रहा है और तीसरी तरफ यायोई अकेले कांको होटल की तरफ ड्राइव कर रही है ताकि वो अपने लगातार आने वाले ड्रीम्स की सच्चाई जान सके। यायोई आखिरकार होटल पहुंची और जो कुछ उसने देखा वो बिल्कुल उसके ड्रीम्स जैसा था। होटल के अंदर उसे वही डॉल दिखाई दी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे होटल में वे लोग आने लगे जो पास्ट लाइफ में इस मैसेकर से जुड़े हुए थे। वही बिजनेसमैन, वही ट्रक ड्राइवर और यूका भी, जिसे स्पिरिट्स लाइब्रेरी से अपने साथ ले गई थी। यायोई ने उनका पीछा किया और देखा कि होटल अचानक 35 साल पुराने रूप में बदल चुका है। वहां मौजूद सभी लोग ठीक उन्हीं स्पॉट्स पर खड़े हो गए जहां उनकी पास्ट लाइफ में मौत हुई थी और फिर एक एक करके वो उसी तरह मरने लगे जैसे 35 साल पहले मरे थे। यूका की बॉडी हैंगिंग पोजीशन में दिखाई दी। वो वही मेड थी जिसे 35 साल पहले ओमोरी ने लटका कर मारा था, इसीलिए उसके गले पर वो बर्थ मार्क था। ट्रक ड्राइवर असल में होटल के डेस्क क्लर्क की रीइंकार्नेशन था। बिजनेसमैन किसी होटल गेस्ट की रीइंकार्नेशन था। इसी तरह बाकी सभी लोग अपने पास्ट लाइफ डेथ्स को दोहराने लगे। यायोई ये सब अपनी आंखों से देख रही थी और तभी उसके साथ भी कुछ होने लगा। उसका चेहरा बाकी पोजेस्ड लोगों जैसा बदलने लगा। अब वो भी इस सुपरनैचुरल साइकिल की चपेट में आ चुकी थी। इसी समय मुराकावा टेप में उस सीन तक पहुंचा जहां प्रोफेसर ओमोरी अपनी वाइफ आयुमी पर हमला कर रहा था। तभी एक मेड आयुमी को बचाने के लिए वहां पहुंची। ओमोरी ने अपनी वाइफ को छोड़कर उस मेड को पकड़ लिया और इसी वजह से आयुमी जिंदा बच गई। ये डिटेल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुराकावा जैसे जैसे टेप आगे देख रहा है, प्रेजेंट में होटल के अंदर रीइंकार्नेटेड लोगों की मौतें भी उसी सीक्वेंस में हो रही है। फिल्म इन दोनों टाइमलाइंस को एक साथ दिखा रही है ताकि ऑडियंस समझ सके कि पास्ट और प्रेजेंट एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। तभी प्रेजेंट डे स्टूडियो में नागिसा की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर को छोड़कर बाकी सभी लोग गायब हो गए। नागिसा ये देखकर डर गई और वहां से भागने लगी। मात्सुमुरा भी उसके पीछे आने लगा, लेकिन अब उसके अंदर कुछ बदल चुका था। वो पोजेस्ड हो चुका था। कुछ दूर चलते चलते मात्सुमुरा अचानक गिर गया और ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे खींचकर कहीं ले जा रही हो। यही रिवील हुआ कि मात्सुमुरा असल में यूया ओमोरी की रीइंकार्नेशन है, प्रोफेसर ओमोरी का वही 10 साल का बेटा। इसीलिए जब भी मात्सुमुरा से जुड़े सीन्स आते थे, ऑरेंज बॉल कहीं ना कहीं दिखाई देती थी। वो यूया की बॉल थी जो उसके पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई थी। और अब सबसे डिस्टर्बिंग कनेक्शन सामने आया। जैसे ही पुरानी टेप में यूया की मौत का मोमेंट आया, प्रेजेंट में मात्सुमुरा भी मर गया। यानी 35 साल पहले यूया की जो डेथ हुई थी, वही डेथ अब मात्सुमुरा की करंट लाइफ में रिपीट हो रही थी। इसके बाद वो सभी लोग जिनकी हत्या प्रोफेसर ओमोरी ने की थी, अपने पास्ट लाइफ वाले रूपों में दिखाई देने लगे। इसी बीच नागिसा को प्रोफेसर ओमोरी दिखाई दिया। वो उसे जाते हुए देखकर उसका पीछा करने लगी। पीछा करते करते वो रूम 227 में पहुंची। उसने वही क्लोजेट खोला जहां वो पहले ओमोरी से छिपी थी और वहां उसे यायोई दिखाई दी। यही फिल्म ने 2 सबसे बड़े रिवील्स एक साथ किए। पहला, यायोई ही चिसातो की रीइंकार्नेशन है, लेकिन दूसरा रिवील इससे भी बड़ा था। नागिसा खुद को चिसातो की रीइंकार्नेशन समझ रही थी, लेकिन नागिसा खुद प्रोफेसर नोरिहिसा ओमोरी की रीइंकार्नेशन थी। नागिसा को जैसे ही ये सच्चाई समझ आई, वो वहां से भागने लगी। भागते भागते वो यूका तक पहुंची, लेकिन अब यूका उस मेड के रूप में बदल चुकी थी जो 35 साल पहले मारी गई थी। अचानक वो मेड हिली और नागिसा के ऊपर गिर पड़ी। उसी मोमेंट पर होटल में मौजूद सारी सोल्स जाग गईं। नागिसा की आंखों के सामने पूरा होटल फिर से पुराना हो गया। सारी स्पिरिट्स अब उसकी तरफ बढ़ने लगीं। वो होटल से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सारी सोल्स ने धीरे धीरे उसे चारों तरफ से घेर लिया। ये सारी सोल्स असल में ओमोरी के पीछे थीं और नागिसा ओमोरी की रीइंकार्नेशन होने की वजह से उनका टारगेट बन चुकी थी। नागिसा किसी तरह एक विंडो तोड़कर होटल से बाहर निकली और भागते हुए नीचे के विलेज में पहुंच गई। सारी स्पिरिट्स फिर से उसके पीछे थीं। दूसरी तरफ मुराकावा टेप में प्रोफेसर ओमोरी को उसी विलेज में भागते हुए देख रहा था। यानी जो कुछ ओमोरी के साथ हुआ था, वही अब नागिसा के साथ रिपीट हो रहा है। नागिसा भागकर एक रैंडम घर की एटिक में छिप गई। तभी उसे फुटस्टेप्स की आवाज आई। नागिसा को लगा कि शायद चिसातो उसे ढूंढते हुए वहां आ गई है, लेकिन जब उसने ऊपर देखा
तो वहाँ चिसातो नहीं बल्कि उसकी वही टूटी हुई डॉल दिखाई दी। उसी एटिक में नागिसा को एक ग्लास का टुकड़ा मिला। उसी समय दूसरी तरफ टेप में प्रोफेसर ओमोरी अपनी नाइफ तैयार कर रहा था। नागिसा ने ग्लास के टुकड़े में अपनी रिफ्लेक्शन देखी, लेकिन रिफ्लेक्शन उसका नहीं था, उसमें उसे प्रोफेसर ओमोरी दिखाई दिया। उधर मुराकावा ने जब टेप में ओमोरी के नाइफ के रिफ्लेक्शन को देखा तो उस रिफ्लेक्शन में उसे नागिसा दिखाई दी। मुराकावा ये देखकर ठहर गया क्योंकि अब पास्ट और प्रेजेंट के बीच का कनेक्शन बिल्कुल साफ हो चुका था। नागिसा ने ग्लास का वो टुकड़ा अपने गले की तरफ उठाया। ठीक उसी मोमेंट पर फुटेज में प्रोफेसर ओमोरी ने भी नाइफ से खुद को मार लिया। दोनों टाइमलाइंस एक ही मोमेंट में मर्ज हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे 35 साल पहले ओमोरी ने जो किया था वही अब नागिसा रिपीट करने वाली है। तभी वो टूटी हुई डॉल अचानक ठीक हो गई। वो मूव करते हुए नागिसा के करीब आने लगी। नागिसा खुद को मारने ही वाली थी कि डॉल ने उसे रोक लिया। उसने वही सेंटेंस दोहराया, हम हमेशा हमेशा साथ रहेंगे। इसके कुछ दिन बाद सीन एक स्क्रीनिंग रूम में शिफ्ट हुआ। वहां फिल्म के प्रोड्यूसर्स मात्सुमुरा की आधी शूट की हुई फुटेज देख रहे थे। प्रोडक्शन पूरी तरह बंद हो चुका था क्योंकि मात्सुमुरा खुद गायब हो गया है। वो कहाँ गया किसी को नहीं पता, और बाकी जो लोग उस होटल गए थे वो भी लौट कर नहीं आए। स्क्रीन पर जो फुटेज चल रही है उसमें नागिसा एक मेंटल ब्रेकडाउन का शिकार होती दिखाई दे रही है। मतलब सिर्फ नागिसा ही चिसातो की वजह से बच पाई, या ये कहूँ कि उसने जानबूझकर उसे मरने नहीं दिया। यहीं आयुमी भी मौजूद थी। उसने जैसे ही स्क्रीन पर नागिसा को उस हाल में देखा, उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल उभर आई, जैसे उसे पता हो कि नागिसा ही ओमोरी की रीइंकार्नेशन है, जिसे ऐसा तड़पता देख उसे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। जिसके बाद उसे फुटेज में नागिसा के बिल्कुल पास उसके दोनों बच्चों की स्पिरिट्स दिखाई दी, चिसातो और यूया। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों बच्चे अपनी माँ को कोई इशारा दे रहे हैं, जैसे उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म का आखिरी सीन नागिसा को एक मेंटल हॉस्पिटल में दिखाता है। वो स्ट्रेट जैकेट में एक कमरे के अंदर बंद थी। तभी आयुमी वहां आई और रूम के डोर के नीचे से 2 चीजें अंदर स्लाइड कर दी, वही डॉल और ऑरेंज बॉल। कुछ देर बाद कमरे में चिसातो और यूया की स्पिरिट्स दिखाई दी। नागिसा उन्हें देखकर डर गई। फिर बच्चों ने दोबारा वही लाइन कही, हम हमेशा हमेशा साथ रहेंगे। ये कहते ही फिर से नागिसा का मेंटल ब्रेकडाउन शुरू हुआ। अब कमरे में नागिसा के साथ सिर्फ डॉल और ऑरेंज बॉल बची थी। जिसके बाद नागिसा ठीक हुई और उसने एक चिलिंग स्माइल दी, जहां फिल्म खत्म हुई। दोस्तों, मुझे पता है कि कहानी आपको थोड़ी कंफ्यूजिंग लगी होगी, और यकीन मानिए पहली बार इस फिल्म को देखने के बाद लगभग हर किसी का यही हाल होता है, तो टेंशन मत लीजिए। चलिए शुरुआत से एक बार फिर समझते हैं कि आखिर इस फिल्म में हुआ क्या था और कैसे पूरी कहानी एंडिंग तक पहुंची, ताकि आखिरी में होने वाली हर एक चीज़ आपको आसानी से समझ आ जाए। सबसे पहले समझते हैं कि प्रोफेसर ओमोरी का असली गोल क्या था। उसकी नोटबुक में लिखा था, ह्यूमन बॉडी इज जस्ट अ वेसल, यानी बॉडी सिर्फ एक कंटेनर है और सोल उसके अंदर रहती है। बॉडी मर जाती है लेकिन सोल नहीं मरती। इसी थ्योरी को प्रूव करने के लिए ओमोरी ने एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उसका सवाल था कि अगर किसी इंसान को मार दिया जाए तो क्या उसकी सोल किसी नई बॉडी में रीइंकार्नेट होगी, और अगर होगी तो क्या उस अगली बॉडी में उस इंसान की मेमोरीज, एक्सपीरियंसेस और यहाँ तक कि वुंड्स के निशान भी कैरी फॉरवर्ड होंगे। इसी एक्सपेरिमेंट के लिए उसने अपनी फैमिली समेत कुल 11 लोगों को मार दिया और आखिर में खुद भी मर गया। इस तरह उसकी थ्योरी टेक्निकली सही साबित हुई, लेकिन उसके रिजल्ट्स वैसे नहीं निकले जैसे उसने सोचे थे। करीब 35 साल बाद उन 11 लोगों की सोल्स नई बॉडीज में रीइंकार्नेट हुई। यूका के गले पर मौजूद बर्थ मार्क, बिजनेसमैन का अपने पास्ट से जुड़ा होना और ट्रक ड्राइवर का होटल के पुराने डेस्क क्लर्क जैसा दिखना इस बात के संकेत थे कि उन लोगों की सोल सच में वापस आई थी। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ था। ओमोरी ने सोचा था कि रीइंकार्नेशन एक क्लीन और पीसफुल प्रोसेस होगी, जिसमें सोल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगी और फिर साइकिल आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन जिन सोल्स को उसने वायलेंट और ट्रॉमेटिक तरीके से मारा था, उन्हें मुक्ति नहीं मिली। उनकी सोल्स भटकती रहीं, जैसे वो 2 दुनियाओं के बीच स्टक हों। यानी उनका रीइंकार्नेशन नॉर्मल नहीं था, बल्कि वो अपने साथ अधूरापन, ट्रॉमा और पुरानी मेमोरीज लेकर वापस आए थे। इस तरह ओमोरी का एक्सपेरिमेंट टेक्निकली सक्सेसफुल था, लेकिन स्पिरिचुअली और मॉरली पूरी तरह बैकफायर हो गया। और यहीं से फिल्म की सबसे इंटरेस्टिंग लेयर शुरू होती है। ओमोरी ने 1970 में 11 लोगों को मारा था और 35 साल बाद उनकी सोल्स रीइंकार्नेट होकर वापस आ गईं, लेकिन वो सोल्स अब भी अपने अतीत से बंधी हुई थीं। फिर जब उसी इंसिडेंट पर एक फिल्म बनाने की प्रोसेस शुरू हुई, तो जैसे फेट ने उसी पुराने साइकिल को दोबारा एक्टिवेट कर दिया। यायोई को होटल के सपने आने लगे, यूका को अपनी पास्ट लाइफ से जुड़ी मेमोरीज दिखाई देने लगी और नागिसा को उस बच्ची से एक अजीब कनेक्शन महसूस होने लगा। मात्सुमुरा ने ऑडिशंस रखे और अनजाने में वो सारे रीइंकार्नेटेड सोल्स एक ही जगह इकट्ठा होने लगे। आखिरकार जब सब लोग होटल पहुंचे
तो ऐसा लगा जैसे 35 साल पहले हुई घटनाएं फिर से रिपीट हो रही हों। वही जगह, वही पोजीशंस और वही मौतें, जैसे कोई स्टक रिकॉर्ड दोबारा उसी जगह से चल पड़ा हो। लेकिन इस बार चिसातो ने इस साइकिल को तोड़ने का फैसला किया। पिछली बार ओमोरी ने चिसातो को मार दिया था और खुद भी मर गया था, जिसके बाद उसकी सोल एक नई लाइफ में जाने में कामयाब हो गई थी। लेकिन इस बार चिसातो ने उसे इतनी आसानी से एस्केप नहीं करने दिया। वो गुड़िया जिसे चिसातो ने मरते वक्त अपने हाथ में पकड़ा था, उसकी सोल से जुड़ी हुई थी। इस बार चिसातो ने ओमोरी को एक आसान मौत नहीं दी, बल्कि उसकी सोल को नागिसा की बॉडी में ट्रैप कर दिया। अब ओमोरी एक मेंटल हॉस्पिटल में स्ट्रेट जैकेट पहने हुए कैद है, जहां वो ना कहीं जा सकता है और ना ही आसानी से अपनी इस स्थिति से बाहर निकल सकता है। यानी हर बार की तरह एक नई बॉडी में जाकर नई लाइफ शुरू करने के बजाय इस बार ओमोरी उसी एग्जिस्टेंस में ट्रैप्ड है, और यही उसकी सबसे बड़ी सजा है। इसके बाद फिल्म का आखिरी सीन आता है, जहां मिसेस ओमोरी वहां पहुंचती है और गुड़िया और बॉल डोर के नीचे से स्लाइड होकर रूम में आती हैं। तभी चिसातो और यूया की स्पिरिट्स दिखाई देती हैं और नागिसा के चेहरे पर एक स्माइल आती है। अब इस स्माइल को लेकर फिल्म सबसे ज्यादा एम्बिग्यूअस हो जाती है। पहली रीडिंग के मुताबिक ये ओमोरी की स्माइल हो सकती है। थियोरी प्रूव हो चुकी थी, रीइंकार्नेशन सच साबित हो चुका था, और शायद ओमोरी को आखिरकार वही रिजल्ट मिल गया था जिसे पाने के लिए उसने 11 लोगों की जान ली थी। इस इंटरप्रिटेशन में ओमोरी टेक्निकली जीत गया था। लेकिन दूसरी और ज्यादा इमोशनल रीडिंग ये है कि वो स्माइल ओमोरी की नहीं, बल्कि चिसातो और यूया की थी। अगर ये ओमोरी की स्माइल होती तो शायद उसमें एक कोल्ड और प्राउड सेटिस्फैक्शन दिखाई देती, लेकिन नागिसा के चेहरे पर आने वाली स्माइल को एक रियूनियन की तरह भी देखा जा सकता है। चिसातो ने पूरी फिल्म में कहा था, हम हमेशा साथ रहेंगे। शुरुआत में ये लाइन सिर्फ एक थ्रेट जैसी लगती है, लेकिन एंडिंग में इसका मतलब कुछ और भी हो सकता है। एक बच्ची जिसका पिता ऑब्सेशन के कारण मॉन्स्टर बन गया था, आखिरकार उसी के साथ हमेशा के लिए रहने का फैसला कर चुकी है। यानी चिसातो और यूया अपने पिता के पास वापस आ गए हैं, लेकिन इस बार विक्टिम बनकर नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी सजा बनकर। ओमोरी ने जिन बच्चों को खुद मारा था, अब वहीं उसके साथ फॉरएवर बाउंड हैं और शायद उसे कभी एस्केप नहीं करने देंगे। इस इंटरप्रिटेशन में उसकी सबसे बड़ी पनिशमेंट यही है कि वो अपने ही बच्चों के साथ हमेशा के लिए ट्रैप्ड है। हालांकि फिल्म डिलिबरेटली ओपन एंडेड है और डायरेक्टर तकाशी शिमिजू ने एंडिंग का कोई एक ऑफिशियल मीनिंग नहीं दिया, इसलिए इसकी कई अलग अलग इंटरप्रिटेशन सामने आती हैं। एक इंटरप्रिटेशन ये है कि ओमोरी आखिरकार जीत गया और आखिरी स्माइल उसकी सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करती है। दूसरी इंटरप्रिटेशन ये है कि नागिसा पूरी तरह मेंटल ब्रेकडाउन का शिकार हो चुकी थी और होटल में होने वाली घटनाएं, स्पिरिट्स और बाकी सुपरनैचुरल घटनाएं उसके दिमाग की उपज थीं। इस थियोरी को उस सीन से सपोर्ट मिलता है जहां प्रोड्यूसर्स और मिसेस ओमोरी फुटेज देखते हैं और स्क्रीन पर नागिसा को मेंटल ब्रेकडाउन होते हुए दिखाया जाता है। इस रीडिंग में कोई वास्तविक कर्स या रीइंकार्नेशन नहीं था, बल्कि नागिसा अपने रोल में इतनी डीप चली गई कि रियलिटी और फिक्शन के बीच का फर्क पूरी तरह खो बैठी। तीसरी इंटरप्रिटेशन मिसेस ओमोरी को पूरी कहानी की हिडन पपेट मास्टर मानती है। इस थ्योरी के मुताबिक उसने जानबूझकर फिल्म बनने दी और इस तरह सभी रीइंकार्नेटेड सोल्स को एक ही जगह इकट्ठा कर दिया ताकि चिसातो आखिरकार ओमोरी को ट्रैप कर सके। यानी मिसेस ओमोरी सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं, बल्कि इस पूरे प्लान की ऑर्केस्ट्रेटर भी हो सकती थी। और चौथी इंटरप्रिटेशन ये मानती है कि साइकिल असल में पूरी तरह खत्म नहीं हुई। शायद ओमोरी अभी नागिसा की बॉडी में ट्रैप्ड है, लेकिन किसी समय उसकी सोल फिर बाहर निकलकर किसी दूसरी बॉडी में रीइंकार्नेट हो सकती है और वही साइकिल दोबारा शुरू हो सकती है। यानी जो हमें एंडिंग में साइकिल का एंड लगता है, वो शायद सिर्फ एक टेम्पररी पॉज हो। और शायद यही वजह है कि फिल्म कोई साफ जवाब नहीं देती। क्या ओमोरी सच में हार गया? क्या चिसातो और यूया ने उसे हमेशा के लिए अपने साथ बांध दिया? क्या नागिसा सच में पोजेस्ड थी या सिर्फ मेंटल ब्रेकडाउन का शिकार हुई? या फिर ये पूरी कहानी एक एंडलेस साइकिल का हिस्सा है? फिल्म इन सवालों का जवाब सीधे नहीं देती और शायद इसी एम्बिग्यूटी की वजह से इसका एंडिंग इतना डिस्टर्बिंग बन जाता है। तो दोस्तों, ये थी रीइंकार्नेशन की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।